राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कृष्ण नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम हमारे 30 कदम सीरीज में देखने वाले हैं जो टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी का इन्फ्लेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर से क्वेश्चंस हमेशा बनते आए हैं और यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा चांस है आने का। तो आज हमारा इन्फ्लेशन का हम लोग पहला टॉपिक देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सीधा पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले हम सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे, उसके बाद एक एक के एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा हुआ है, मुद्रास्फीति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। मुद्रास्फीति पैसे की क्रय शक्ति को नष्ट कर देती है। दूसरा क्या बोल रहा है, आर्थिक विकास के लिए मध्यम मुद्रास्फीति आवश्यक है। और क्या बोल रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन से मुद्रा का पतन हो सकता है। तो ये बात भी सही है और हमारा ये बात भी सही है, मध्यम मुद्रास्फीति आवश्यक है। कुछ ना कुछ मुद्रास्फीति होनी जरूरी है, एकदम ही जीरो हो जाएगा तो फिर यहाँ पर भी समस्या आ जाएगी। जब हम लोग एक्सप्लेनेशन में आएंगे तब देखेंगे। मुद्रास्फीति पैसे की क्रय शक्ति को नष्ट कर देती है, यह बात भी सही है। तो हमारा तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का उदाहरण है। जो मुद्रास्फीति होती है ना, अलग अलग टाइप की होती है, तो उसके ओरिजिन के बेस पे अगर हम लोग देखते हैं, एक होती है मुद्रास्फीति लागत जन्य, ठीक है, कॉस्ट पुश, ठीक है, और एक होता है हमारा डिमांड पुल, डिमांड के कारण भी बनता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, लागत प्रेरित मतलब कॉस्ट पुश की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या हमारे पास स्टेटमेंट है, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, बिल्कुल सही। अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी तो हमारा उसका प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेसिंग जो चार्ज रहेगा ना, वो भी बढ़ते जाएगा। तो ये हमारे पास मतलब हमारा कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, तो हमारा लागत प्रेरित में ये आ जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, घरेलू उपभोग व्यय में वृद्धि। और तीसरा क्या बोल रहा है, श्रमिक के वेतन में वृद्धि। श्रमिक के वेतन में वृद्धि से भी होता है भाई। तो हमारा पहला और तीसरा तो सही है। और जो दूसरा है हमारा घरेलू उपभोग व्यय में वृद्धि, ठीक है, जो हमारा इंक्रीज इन हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पर इसका रिलेशन नहीं है। देखिए इससे भी होती है मुद्रास्फीति, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, मांग जनित। ये हम लोग किसका देख रहे हैं, लागत प्रेरित देख रहे हैं। तो हमारा ए और मतलब फर्स्ट और थर्ड हमारा सही होगा स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण मुख्य रूप से निम्न पर केंद्रित होता है। जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता है, जैसे कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का काम हम लोग किसके ऊपर दे के रखे हैं, आरबीआई। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वही इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है और उसका टारगेट क्या है, 4 ± 2%। मतलब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो एक बार 6 आ जाएगा एक बार 2 आ जाएगा। तो हमारे मुद्रास्फीति जो है 6 और 2 के बीच होनी चाहिए। ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिकमेंडेशन है और उसी पे वो काम करता है। तो हमको क्या करना, यही हमारा लक्ष्य है, ठीक है, यही हमारा मकसद है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या है, विनिमय दर को स्थिर करना। और क्या बोल रहे हैं, मुद्रास्फीति को एक विशिष्ट सीमा के भीतर नियंत्रित करना। ये बात तो सही है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का मुख्य रूप से निम्न पर केंद्रित है, बोल रहे ना, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का उद्देश्य ये नहीं हो सकता विनिमय दर को स्थिर करना। इसका ये एक आउटपुट निकल के आता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आउटपुट निकल के आएगा, लेकिन हमारे पास उसको स्थिर करना उसका टारगेट नहीं है। रोजगार सृजन को बढ़ावा देना ये भी हमारा टारगेट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, जब वास्तविक ब्याज दर नकारात्मक होती है तो उधारकर्ता, जो उधार जो दे रहा है, ठीक है, उधारकर्ता, देखो एक उधार हमारा उधार करता है, ये इसका क्या होता है, मुद्रास्फीति से लाभ मिलता है बोलता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मुद्रास्फीति लेनदारों से देनदारों तक आय का पुनर्वितरण करती है, ये बात भी सही है। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता को कम करती है, ये बात गलत है भाई, अनिश्चितता को बढ़ा देती है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि रेट कहाँ तक जाने वाला है। प्याज का रेट कभी मतलब हमारा एक नॉर्मल जो रेट है अभी तो वो हो गया है 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, ये नॉर्मल रेट है, इतना रहता ही है। लेकिन साल में 2 बार टाइम ऐसा आता है जब वहाँ पर उसकी खपत जो है, खपत भी बढ़ती है और आपूर्ति कम होता रहती है। तो उन 2 महीनों में रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है प्याज का, 120 रुपए किलो, 150 रुपए किलो तक भी गया हुआ है। तो वहाँ पर अनिश्चितता तो है, यही तो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी। हमको पता नहीं कल को क्या क्या रेट होने वाला है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर तीसरा जो है वो गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग,
निम्नलिखित में से कौन से उपाय मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, जैसे एक हम लोग देखे थे लागत जन्य और एक है हमारे पास ये मांग प्रेरित, डिमांड के कारण बढ़ता है। नगद आरक्षित अनुपात CRR, कैश रिजर्व रेशियो, इसके बारे में बोल रहे हैं। कैश रिजर्व रेशियो को हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको नियंत्रित करने के लिए ना हम लोग क्या करने वाले हैं, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाले हैं, तो हम लोग को कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा। ये पहला चीज बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सार्वजनिक व्यय में कमी करना, ठीक है। सार्वजनिक व्यय मतलब जो गवर्नमेंट अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग स्कीम्स में ये सब में खर्च करती है, वो सारा का सारा व्यय जो है हमारा सार्वजनिक व्यय है, उसमें हमको कमी करनी है, तब फिर हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल होगा, ऐसा बोल रहे हैं। और तीसरा क्या बोल रहा है, आयकर दरों में कमी करना। आयकर, इनकम टैक्स में अगर हम लोग कम कर रहे हैं, इनकम टैक्स में अगर हम लोग कमी करेंगे तो लोगों के पास पैसा होगा, अगर लोगों के पास पैसा होगा तो वो खर्च करेंगे, तो यहाँ पर मांग मांग बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। आयकर दरों में कमी करने से तो नहीं होगा, सार्वजनिक व्यय में कमी करने से हो सकता है, और CRR को बढ़ाएंगे तो भी हो सकता है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलिप्स कर्व, ठीक है, फिलिप्स कर्व के बारे में बोल रहे हैं। देखिए कर्व का बहुत सारा हमारे पास क्वेश्चन आते रहता है भाई, अलग अलग हम लोग सेक्शन में जाएंगे तो अलग अलग हम लोग अलग अलग कर्व देखेंगे। तो हमारे पास जो फिलिप्स कर्व है, वो फिलिप्स कर्व क्या चीज को बताता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को। ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का जो उनके उन दोनों के बीच क्या चेंजेस आता है, उन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, उसके बारे में। और फिलिप्स वक्र जो है, फिलिप्स कर्व जो है वो क्या बोलता है, अगर मुद्रास्फीति बढ़ती जाती है तो बेरोजगारी में कमी आती है एक टाइम तक, ठीक है, इसका भी एक लिमिट है, एक टाइम तक बेरोजगारी में कमी आएगी। तो ये दोनों का रिलेशन को बताते हैं हमारा फिलिप्स कर्व। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मुद्रास्फीति के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। हेडलाइन मुद्रास्फीति, कोर मुद्रास्फीति और स्टैगफ्लेशन। ये तीनों अलग अलग टाइप की मुद्रास्फीति ही है, ठीक है। मुद्रास्फीति के बहुत सारे प्रकार हैं, क्लासिफिकेशन का तरीका हमारा अलग अलग हो सकता है। तो इन तीनों में कौन सा है जिसमें खाद्य और ऊर्जा की कीमतों को शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा इसका, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो रहता है उसको शामिल किया जाता है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन दोनों में ही क्या है, जो खाद्य पदार्थ का रेट क्या है, चेंज होते रहते हैं। जैसे अभी टमाटर है 40 रुपए किलो, कल को हो जाएगा 80 रुपए किलो, चेंजेस आ गया। प्याज अभी हमारा 30 रुपए किलो है, कल को 120 रुपए किलो हो जाएगा, चेंजेस आ गया। तो ऐसी चीजों को जिसमें फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, इन दोनों में शामिल नहीं किया जाता, तो किसमें शामिल करते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से कारक हाइपर इन्फ्लेशन का कारण बन सकते हैं? अब हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, अगर मुद्रास्फीति का रेट एकदम ही ज्यादा बढ़ जाए, मतलब एकदम डबल डिजिट में काम करने लग जाए, ट्रिपल डिजिट तक पहुंच जाए, तो इसको बोलेंगे हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति। जो अगर हम लोग देखते हैं वेनेजुएला में देखने को मिलता है, वेनेजुएला है और फिर हमारे पास जिम्बाब्वे है, ये सारी जगह में हम लोग देखते हैं हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति बनी हुई है। तो हमारे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है। केंद्रीय बैंक द्वारा पैसे की अत्यधिक छपाई। आप लोग ये सोचे होंगे, ये कभी आप लोग के माइंड में आया होगा कि अगर हमारे पास इतने ज्यादा पैसे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, अगर हम लोग पैसे छाप देते हैं ना, हमारे पास महंगाई को कंट्रोल करना है ना, तो पैसे छाप देते हैं और लोगों में बांट देते हैं, महंगाई कम हो जाएगा, नहीं, महंगाई इससे बढ़ जाती है। चर्चा करेंगे इसमें कि इसमें कैसे होती है। तो हमारे पास अत्यधिक छपाई से ये हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर, ये मतलब ये कारण बनता है, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन का कारण बनता है, बहुत ज्यादा छपाई कर देंगे अगर हम लोग पैसे का। तो दूसरा क्या बोल रहा है हमारे पास स्टेटमेंट, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में तीव्र गिरावट। अगर हम लोग उत्पादन ही नहीं कर रहे हैं, उत्पादन नहीं कर रहे, डिमांड बढ़ते जाएगा, तो इसके कारण भी क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा, हाइपर इन्फ्लेशन आएगा। अगला क्या बोल रहे हैं, युद्ध या प्रतिबंध जैसे बाहरी झटके। अगर युद्ध हो रहा है तो भी, अगर सैंक्शंस लग रहे हैं तो भी, इन दोनों ही के कारण क्या होता है, हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, डबल ट्रिपल डिजिट तक पहुंच जाए, तो फिर हमारा वो क्या हो जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति हो जाती है। तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का प्राथमिक उद्देश्य है। देखिए हमारे पास दो टाइप के इंडेक्स होते हैं, जिसमें से हम लोग मुद्रास्फीति का कैलकुलेशन करते हैं। एक है हमारे पास CPI और एक है WPI। CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इन दोनों में ही अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग CPI के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या क्या दिया है, वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों में परिवर्तन को मापना,
थोक वस्तुओं के लिए मुद्रास्फीति को मापना, थोक मूल्य के लिए हम लोग डब्ल्यूपीआई का यूज करते हैं, हम लोग सीपीआई का पूछ रहे हैं तो हमारा आंसर नंबर ए हमारा राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में चलते हैं। मुद्रास्फीति में आधार प्रभाव से तात्पर्य देखिए, एक आधार वर्ष वाला कॉन्सेप्ट होता है जीडीपी कैलकुलेशन का, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, उससे इसको कंपेयर नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ पर जब हम लोग बोल रहे हैं आधार प्रभाव या फिर बेस इफेक्ट, तो जब बेस इफेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो बेस इफेक्ट प्रीवियस ईयर के हिसाब से लिया जाता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पिछले वर्ष की मुद्रास्फीति का चालू वर्ष की मुद्रास्फीति पर प्रभाव, यही हमारा आंसर है। बाकी को भी देख लेते हैं। और क्या बोल रहे हैं, आधार वर्ष में उच्च मांग के कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि नहीं, वह सीमा जिसके आगे मुद्रास्फीति असहनीय हो जाती है, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन ए जो है यही सही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित सूचकांकों पर विचार कीजिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और पीपीआई। ठीक है, परचेसिंग पावर इंडेक्स। नेक्स्ट, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में थोक स्तर पर मुद्रास्फीति को मापता है। ठीक है, अभी हम लोग देखें, जो होलसेल प्राइस को हम लोग चेक करने के लिए किसका करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। वो तो हमारा ऑप्शन, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अपस्फीति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। अपस्फीति वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट है। अपस्फीति हमेशा देनदारों को लाभ पहुंचाती है। अपस्फीति से आर्थिक विकास में कमी आ सकती है। तो अपस्फीति से आर्थिक विकास में कमी तो आएगी। अपस्फीति एक्चुअल में क्या है, जैसे इन्फ्लेशन में क्या होता है, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है, तो डिफ्लेशन में उसका उल्टा हो जाएगा, वस्तुओं के मूल्य में कमी हो जाएगी। और ये कैसा होता है, ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखते हैं एक टाइम के बाद हम लोग देखते हैं, पहले डेस्कटॉप, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स रहते थे उनका रेट रहता था 20,000। ठीक है, 20,000 25,000 में उसका बहुत डिमांड रहता था, और भी मतलब महंगा वाला और भी आता है, 30,000 40,000 50,000 तक भी, लाखों का भी कंप्यूटर आता है। लेकिन अब क्या होते जा रहे हैं, जब से डेस्कटॉप से लोग लैपटॉप में शिफ्ट हुए हैं, लैपटॉप की मतलब लैपटॉप लोग ज्यादा खरीद रहे हैं और डेस्कटॉप को अब लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो उसका क्या करेंगे, कम रेट में ले लो भैया। ठीक है, 20,000 का है, आप 18,000 में ले लो, कुछ तो मिले। ठीक है, भले 2,000 का माइनस हो, लेकिन निकल जाए, माल निकल जाए, नहीं तो फिर कल को पता चल रहा हो 15,000 में भी कोई नहीं ले रहे। तो ऐसे करके डेस्कटॉप का रेट गिर गया। अब जब से टैबलेट आया तब से लैपटॉप का रेट कम होते जा रहा है, और टैबलेट का रेट कैसे कम होते जा रहा है, जब से मोबाइल का फीचर जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ओवरऑल चीज़ों में जब हम लोग देखते हैं शिफ्ट आता है, तो फिर हम लोग वहाँ पर अपस्फीति का घटना देखते हैं, डिफ्लेशन का हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, वहाँ पर भी दिखाई देता है। तो अच्छा, यहाँ पर एक चीज़, ठीक है, ये पहले बात तो सही है, सामान्य मूल्य में कमी आती है अपस्फीति से, हमेशा देनदारों, यहाँ पर लेनदारों को लाभ मिलता है। ठीक है, देनदारों को लाभ नहीं होता है, देनदारों को यहाँ पर नुकसान होता है। नेक्स्ट आते हैं। तो अच्छा, हमारा तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13वां नंबर, मुद्रास्फीति जनित मंदी के बारे में देखिए। अगर मुद्रास्फीति बहुत लंबे समय तक लगातार किसी इकोनॉमी में अगर बनी हुई है, तो वहां पर उसके कारण मंदी आता है, तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। इसकी विशेषता उच्च मुद्रास्फीति और कम बेरोजगारी है। ठीक है, उच्च मुद्रास्फीति और कम बेरोजगारी, बेरोजगारी कम और उच्च मुद्रास्फीति। दूसरा क्या बोल रहा है, यह एक ऐसी स्थिति है जहां मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास दोनों उच्च है। हाई इन्फ्लेशन और हाई ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट यहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगा ना, मंदी में कहाँ ग्रोथ होता है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसलिए तो मंदी है। इनमें उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी शामिल है, ये बात बिल्कुल सही है। यह तब होता है जब मुद्रास्फीति 0 से नीचे आ जाती है, ये गलत है। ठीक है, पहला भी गलत है। यहाँ पर कम बेरोजगारी कैसे हो जाएगा, कम बेरोजगारी है तो फिर यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा अलग बनता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में मौद्रिक नीति ढांचे के तहत मुद्रास्फीति का लक्ष्य है। स्टार्टिंग में बताया मैं, ऐसा एक और क्वेश्चन बना था जिसमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में बताया, आरबीआई करता है, और उसका टारगेट क्या है भाई, 4+-2। ठीक है, 4+-2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सख्त मौद्रिक नीति मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करती है, बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, विस्तारवादी मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ाती है, ये बात भी सही है। मौद्रिक नीति सीधे खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति को प्रभावित करती है, नहीं।
ये गड़बड़ है। ठीक है, खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, तो हमारा पहला और दूसरा हमारा सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोर मुद्रास्फीति क्या है? स्टार्टिंग में बताया कोर इन्फ्लेशन क्या है, जहां पर हम लोग देख रहे हैं जहां पर फ्लक्चुएशन आए ऐसे सेक्शंस को हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति जिसमें खाद्य और ईंधन की कीमतें शामिल हैं, ये गलत है। इसमें शामिल कर देंगे तो फिर फ्लक्चुएशन आ जाएगा। मुद्रास्फीति जिसमें खाद्य और ऊर्जा जैसी अस्थिर वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति अंतर से तात्पर्य। वास्तविक जीडीपी की तुलना में संभावित जीडीपी की अधिकता, पूर्ण रोजगार पर कुल आपूर्ति की तुलना में कुल मांग की अधिकता, राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति दर के बीच अंतर, हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन के बीच का गैप। ठीक है, एक्सेस ऑफ पोटेंशियल जीडीपी। ठीक है, अगर कोई चीज ऐसा रहे, देखिए साइंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये ऐसे सेक्शन है जहां पर ना हम लोग को टर्मोलॉजी जो है ना, कई सारी टर्मोलॉजी जो है वो इंग्लिश में रहता है तो ज्यादा अच्छे से समझ आता है। तो आप लोग बेटर रिजल्ट के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश में याद रख लें, क्योंकि जब इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन होता है ना तो फिर थोड़ा खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी उसमें से आंसर अगर हिंदी में समझ ना आए तो हिंदी वाले इंग्लिश में एक बार जाके देखें। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण रोजगार पर कुल आपूर्ति जितना। ठीक है, जितना आपूर्ति हो रहा है रोजगार की स्थिति में, उसमें अगर हम लोग मांग की वहाँ इंक्रीमेंट हो गया है, मांग बढ़ते जा रही है, उसको अगर हम लोग माइनस कर देते तो हम लोग को पता चलेगा कि एक्चुअल में वहाँ पर क्या चीज का मतलब हम लोग का मुद्रास्फीति का वहाँ पर अंतर समझ आएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में किस टाइप का वहाँ पर मुद्रास्फीति है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को कम करने की संभावना नहीं रखता? मतलब ऐसा कौन सा सिचुएशन है जिसके द्वारा हम लोग मुद्रास्फीति को कम नहीं कर सकते, ऐसा पूछ रहे हैं। तो पहला क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर देंगे, रिड्यूसिंग इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा क्या बोल रहे हैं, इंक्रीजिंग द रेपो रेट को बढ़ा देंगे। और क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट सब्सिडीज को बढ़ा देंगे। और क्या बोल रहा है, नगद आरक्षित अनुपात जो हमारा CRR है, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो है, उसको हम लोग बढ़ा देंगे। तो हमारे पास देखिए, आप लोग ये सुने होंगे कि क्या बोलते हैं, रेवड़ी बांटना, जो रेवड़ी बांटते हैं ना चुनाव के टाइम में। ठीक है, असली खाने वाला रेवड़ी नहीं है, एक्चुअल में रेवड़ी। ठीक है, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं कि उनको किसको देना चाहिए वोट। वो ऐसे पर्सन को वोट दे देते हैं जिससे उनको मॉनिटरी बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, पंजाब में भी देखा गया, छत्तीसगढ़ में भी देखा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी पिछले बार भी गवर्नमेंट जो चेंज हुई थी उसके वो भी उसके कारण, उसका भी कारण, मूल कारण यही था। अभी गवर्नमेंट चेंज हुई है, उसका कारण भी वही है। तो जो सरकारी सब्सिडी में हम लोग अगर वृद्धि करते हैं, सब ये देखिए, सब्सिडी में वृद्धि करना रेवड़ी बांटना नहीं है, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं दोनों का फंक्शनिंग थोड़ा थोड़ा एक जैसा हो जाएगा, तो उसके कारण हम लोग मुद्रास्फीति को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास सस्ते में कोई चीज मिल जा रहा है, या फिर हम लोग को ज्यादा गवर्नमेंट अगर हमारे जेब में ज्यादा पैसा डाल दे रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। ठीक है, और यूज करेंगे मतलब ज्यादा एक टाइम के बाद फिर वो मुद्रास्फीति का रूप ले लेता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की CPI बास्केट, ठीक है, CPI बास्केट में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? CPI बास्केट में आवास, शिक्षा, परिवहन, संचार, मनोरंजन, चारों का चारों शामिल होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चीज मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना रखती है, जिससे मांग बढ़ता है? ठीक है, मांग बढ़े और उसके कारण फिर मुद्रास्फीति आए। तो ऐसा कौन सा रीजन है भाई? निर्यात सब्सिडी में वृद्धि, निर्यात बढ़ाएंगे तो उससे बढ़ेगा, ऐसा बोल रहा है। व्यक्ति प्रयोज्य आय, या फिर उसी को बोलेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इसमें इंक्रीमेंट। तीसरा क्या बोल रहा है, सार्वजनिक व्यय में कमी, डिक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग्स। और चौथा क्या बोल रहे हैं, कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि। ठीक है, तो हमारे पास पूछ क्या रहा है, मांग प्रेरित। अगर ये कारक कारक जनित बोलता ना तो फिर हमारा आंसर क्या होता, डी ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, ये मांग प्रेरित बोल रहे हैं। जिससे मांग बढ़े तो हमारा, जब हमारा सैलरी बढ़ेगा तो फिर हम लोग मांग बढ़ाएंगे कि हमको भाई ये मतलब हमको हम लोग अभी अगर MI में है तो हम लोग सैमसंग में जाएंगे, सैमसंग में है तो आईफोन में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मुद्रास्फीति के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक है, तो हमारे पास मुद्रास्फीति के इनमें से कौन सा आपूर्ति पक्ष का कारण है? आपूर्ति,
ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सप्लाई साइड कॉज, ठीक है, सप्लाई के कारण, मतलब सप्लाई के कारण, ठीक है, सप्लाई के एवज में हम लोग को देखने को मिलता है। तो फिर क्या 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 हमारे पास दिखाई देगा, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करेंगे तो नहीं, हमारे पास कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होगी तो होगी, ठीक है, मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, और हमारा घरेलू मुद्रा अवमूल्यन होगा तो भी होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 और 3, हमारे पास ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे नीतिगत निर्णयों के लिए मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो आरबीआई है ना, आरबीआई है, नीति आयोग है, अलग अलग रिपोर्ट को रेडी करता है, अलग अलग वो अपना विश्लेषण प्रस्तुत करता है, उसके लिए वो दोनों का ही यूज करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ सीपीआई का यूज करेगा या फिर सिर्फ डब्ल्यूपीआई का यूज करेगा या फिर जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करेगा, यूज दोनों का करता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीतिगत निर्णयों के लिए, ठीक है, हम लोग यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग की जब बात करते हैं तो हम लोग जनता के हिसाब से बात करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। सीपीआई में कैसे मतलब ज्यादा वृद्धि तो नहीं हो रहा है, वहां पर ध्यान देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, मुद्रास्फीति सूचकांक बॉन्ड निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है, उच्च रिटर्न देकर सार्वजनिक बचत में वृद्धि करना, निवेशकों को मुद्रास्फीति के जोखिम से बचाना, मुद्रास्फीति अवधि के दौरान सरकारी घाटे का वित्त पोषण करना, घरेलू मुद्रा के मूल्य में स्थिर करना, ठीक है। इसमें हम लोग देखिए, हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर लेना है। तो देखिए, चीजें होती है मुद्रास्फीति में, हम लोग सारी चीजों को हम लोग देखते हैं, लेकिन ना हमारे पास स्पेसिफिकली क्या बोल रहा है, मुद्रास्फीति सूचकांक बॉन्ड के बारे में बोल रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर बॉन्ड तो वही खरीदेगा ना जो इन्वेस्टर होगा, इन्वेस्टर बॉन्ड खरीदता है। तो यहाँ पर निवेशक क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, निवेशकों को मुद्रास्फीति के जोखिम से बचाना, ठीक है, हमारा बी हमारा राइट आंसर होगा। हेडलाइन मुद्रास्फीति, ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, इसके बारे में बताया मैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्थिर और अस्थिर दोनों ही हम लोग इंग्रेडिएंट्स को हम लोग इसमें शामिल करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी खाद्य और ईंधन की कीमतों सहित समग्र मुद्रा स्फीति। अगला क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, बढ़ती मजदूरी, अति मुद्रास्फीति, स्थिर मुद्रा आपूर्ति, अवमुद्रास्फीति, बढ़ती मुद्रास्फीति दर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मजदूरी बढ़ता है ना, मजदूरी बढ़ गया तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो हमारे पास लागत प्रेरित मुद्रास्फीति और बढ़ती मजदूरी, ये दोनों हमारा एक सही सुमेल, मतलब ये हमारा सही मतलब जोड़ी है, बाकी सब जोड़ी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें, खुले बाजार में सरकारी बॉन्ड बेचना। देखिए, खुले बाजार में बेच रहे हैं मतलब ऐसा नहीं है कि सब्जी मंडी में बेच रहे हैं या मछली मार्केट में बेच रहे हैं, नहीं। गवर्नमेंट का, देखिए गवर्नमेंट का बोला जाए या फिर हमारा एक इंस्टीट्यूशंस होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वहां पर अगर हम लोग बेच रहे हैं सरकारी बॉन्ड को, गवर्नमेंट बॉन्ड, तो उसको बोलेंगे हम लोग खुले बाजार में संचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं, ओएमओ, ठीक है। तो वहां पर हम लोग सरकारी बॉन्ड को बेच रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, SLR, ठीक है, स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो, जो बैंकों को अपने पास रखना रहता है, ठीक है, SLR, और एक होता है CRR, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, SLR, अच्छा, CRR जो रहता है वो कैश रिजर्व रेशियो किसके पास रखना रहता है, आरबीआई के पास, और SLR किसके पास रखेगा, अपने आप, बैंक अपने पास रखे रहेगा। फिर क्या बोल रहा है, बचत खातों पर ब्याज दरें बढ़ाना, बचत खातों पे ब्याज दर बढ़ाना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इनमें से कौन सी कार्रवाई मुद्रास्फीति को कम करने में मदद कर सकती है। तो अगर हम लोग देखते हैं बचत खातों में अगर ब्याज दर बढ़ा देंगे हम लोग, तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो खर्च करने लगेंगे, तो यहाँ पर मुद्रास्फीति यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो हमारा सी ऑप्शन तीसरा हट जाएगा हमारा। तीसरा कहाँ कहाँ है, यहाँ पर ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एलिमिनेशन मेथड से भी ये वाला हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर एक्चुअल में, ठीक है, सीपीआई से अलग है, क्योंकि यह केवल वस्तुओं को मापता है, सेवाओं को नहीं। इसमें घरेलू स्तर पर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। इसमें खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल नहीं होती। यह निश्चित बास्केट वेट पर आधारित होता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन तो गलत है भाई, ठीक है। ये केवल वस्तुओं को मापता है, पूरे सेवाओं को नहीं, तो ये भी गलत है हमारा। पहला और चौथा ये दोनों ही हमारा गलत हो गया, ठीक है। इसमें खाद्य और ऊर्जा कीमतों को शामिल नहीं किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा बी ऑप्शन सही है हमारा। इसमें घरेलू स्तर पर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को
शामिल किया जाता है जीडीपी डिफ्लेटर में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयातित मुद्रास्फीति का कारण बन सकता है? आयातित मुद्रास्फीति का कारण, ठीक है, आयात कर रहे हैं अगर हम लोग, एक चीज होता है हम लोग आयात, जब हम लोग कोई चीज को, कोई सामान को अगर हम लोग बाहर से मंगवा रहे हैं तो आयात कर रहे हैं, अगर हम लोग बाहर बेच रहे हैं, बाहर मतलब देश से बाहर, तो अगर हम लोग सामान को बेच रहे हैं तो फिर निर्यात हो जाएगा, सामान को मंगा रहे हैं तो वो आयात हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, आयातित मुद्रास्फीति, आयात कर रहे हैं उसमें मुद्रास्फीति में इंक्रीमेंट का कारण क्या हो सकता है, ऐसा पूछ रहा है। आयात शुल्क में वृद्धि, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, घरेलू उत्पादन में वृद्धि, कच्चे तेल की कीमतों में कमी। कीमतों में कमी होगा तब तो कैसे हो ही नहीं सकता भाई, घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगा तो भी, यहाँ पर तो फिर घरेलू से खरीदेंगे ना, बाहर से क्यों खरीदेंगे। आयात शुल्क में वृद्धि, वो तो हमारा जेन्युइन बात है, तो हमारा आंसर क्या होगा, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन। घरेलू मुद्रा अगर कम हो जाए तो हम लोग को, जो आज हम लोग को 1400 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक है, 1400 रुपये, कल को हम लोग को 1400 रुपये देना पड़ता था $20 के लिए, आज हम लोग को 84 रुपये के हिसाब से हम लोग को 1680 रुपीज हम लोग को देना पड़ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित पर विचार करें, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि, उत्पादन में तकनीकी उन्नति, राजकोषीय घाटे का विस्तार, इनमें से कौन मुद्रास्फीति के दबाव को कम कर सकते हैं? किससे मुद्रास्फीति कम होगा? अगर हम लोग घाटा अगर बढ़ाते जाएंगे तब तो मुद्रास्फीति बढ़ते जाएगा, वहां पर हम लोग ये गड़बड़ हो जाएगा। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि, अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसको बढ़ा देंगे तो यहाँ पर भी मुद्रास्फीति कंट्रोल होगा नहीं। तो हमारा कैसे कंट्रोल होगा, टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर हम लोग करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारे पास सस्ता सस्ता में पड़ेगा, चीप लेबर में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल जो हमारा इंडस्ट्री 4.0 का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या बोलते हैं, एंजेला मर्केल क्या बोलती है कि हमारे पास जो अभी 100 वर्कर काम कर रहे हैं ना, एक फैक्ट्री को चलाने के लिए 100 वर्कर चाहिए, कल को हम लोग एआई बेस्ड, मशीन लर्निंग बेस्ड, ठीक है, हम लोग एकदम टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड हम लोग मशीन बनाएंगे और पूरा का पूरा सेटअप हम लोग रेडी करेंगे, तो हम लोग को 100 की जगह ना 10 लोग में काम हो जाएगा। अगर 100 की जगह 10 लोग में काम हो रहा है तो सैलरी हमारा जितना, मतलब 90 लोग का सैलरी जो है वो बांटना नहीं पड़ेगा। तो अगर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा बच रहा है तो हमारा फायदा होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, तो फिर हम लोग को उत्पादन में हम लोग को वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग वहां पर से मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, हमारा स्टेटमेंट टू सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपस्फीति सर्पिल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, स्पाइरल, इस वो क्या लिख दिया, सर्पिल लिख दिया ना, स्पाइरल एक्चुअल में डिफ्लेशनरी स्पाइरल। कीमतों में तेजी से वृद्धि के कारण क्रय शक्ति कम हो जाती है। कीमतों में वृद्धि होगी तो क्रय शक्ति कम हो जाएगी। कीमतों में लगातार गिरावट के कारण खपत और निवेश में कमी आती है। ऐसी स्थिति जहां मुद्रास्फीति और बेरोजगारी एक साथ मौजूद हो। अत्यधिक धन आपूर्ति के कारण मुद्रास्फीति, अगर धन आपूर्ति बहुत ज्यादा हो रही है तो वहां पर मुद्रा, देखिए देखा जाए तो सबका सब स्पाइरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो अपस्फीति स्पाइरल की बात कर रहे हैं ना, डिफ्लेशनरी स्पाइरल, तो डिफ्लेशन में क्या होता है भाई, हमारी रेट जो रहती है, ठीक है, मुद्रास्फीति जो रहती है, मुद्रास्फीति का अपोजिट, अगर मुद्रास्फीति में हमारा रेट बढ़ता है तो अपस्फीति में क्या होगा, रेट कम होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कीमतों में लगातार गिरावट के कारण खपत और निवेश में कमी आती है। लगातार गिरावट हो रहा है तो हमारा आंसर नंबर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन के ऊपर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के ऊपर आते हैं, हमारे पास जहां जहां पर हम लोग को एक्सप्लेनेशन का जरूरत है वहां वहां पर हम लोग देख लेते हैं, या फिर हम लोग पीछे से आगे चलते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है, कहाँ पर क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अच्छा एक हमारे पास, अच्छा यहाँ पर एक हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, और एक हमारे पास कोर इन्फ्लेशन, ये दो चीज है हमारे पास। तो हमारे पास अगर हमारे पास कुछ कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा है, कुछ हमारे पास वस्तु ऐसा है जिसका रेट फिक्स है, ठीक है, बहुत ज्यादा वहां पर फ्लक्चुएशन नहीं आता, उसको बोलेंगे हम लोग स्थिर कीमतें वाली वस्तुएं। ठीक है, स्थिर कीमत वाली, ठीक है, स्थिर कीमत। और एक का रहेगा इस जो कीमत की स्थिरता है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। स्थिरता क्या रहेगी, कम रहेगी। एक कंपैरेटिवली ज्यादा स्थिर है और एक कम ठीक है, कम स्थिर है या फिर अस्थिर है। तो अगर हम लोग
स्थिर कीमत वाला को भी पकड़ लें, अस्थिर वाला को भी पकड़ लें, दोनों को मिला दें, तो फिर इससे जो इन्फ्लेशन निकल के आएगा वो है हमारे पास हेडलाइन इन्फ्लेशन। और इस हेडलाइन इन्फ्लेशन में अगर अस्थिरता वाले, ठीक है, अस्थिरता वाले कारकों को अगर हम लोग हटा देते हैं तो हमारे पास जो बच जाएगा वो हमारा रहेगा कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, वो हमारा रहेगा कोर इन्फ्लेशन। ये दोनों चीज को ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, और किसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। अगर कोई फैक्टर ऐसा है जिसके एक्सप्लेनेशन की आप लोग को और ज्यादा जरूरत है तो एक बार तो आप लोग पीडीएफ में देखिएगा। पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में भी, और जो हमारे पास लिंक दिया हुआ है उस ऐप के माध्यम से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जिसको हम लोग को और समझना है, आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन को और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है आप लोग को, तो आप लोग वहाँ पर मेंशन कर देंगे, तो फिर मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये सारे चीज़ को तो देखे थे हमारे पास। अच्छा, मुद्रास्फीति का जो दो टाइप होते हैं ना, एक होता है हमारे पास लागत जन्य और एक होता है एक लागत प्रेरित होता है और एक होता है, ठीक है, एक में लागत बढ़ते जाएगा। ठीक है, लागत हमारा कॉस्ट जो है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारा बढ़ते जा रहा है, लेबर्स को हमको ज़्यादा पैसा देना है, सैलरी बढ़ानी है वही, तो उस केस में हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग रेट भी कम ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है, पहले अगर हम लोग 100 रुपये पर डे, ठीक है, 100 रुपये पर डे का हम लोग वेज देते थे, अब हम लोग को बढ़ा के इसको 150 रुपये करना है। 150 रुपये पर डे हम लोग को अगर कर्मचारियों को देना है, मजदूरों को देना है, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपने जो हमारा प्रोडक्ट है उसका रेट को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये किसके कारण बढ़ा, लागत बढ़ा करके। एक और भी चीज देखते हैं, अगर बाहर से, जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, ठीक है, चल रहा है, ठीक है, तो वहां पर उस केस में, ठीक है, कोई या फिर वहां कोई सा भी वॉर हो, वॉर के कारण अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन और उसके सप्लाई में, सप्लाई चेन में अगर दिक्कत आ रही है, सप्लाई चेन में अगर इंटरप्शन आ रहा है, तो रेट उसका बढ़ते जाएगा। तो अगर कच्चे तेल का रेट ही अगर महंगा मिल रहा है, हम लोग को खरीदे ही रेट महंगा में है, तो हम लोग उसको रिफाइन करके जब बेचेंगे तो हम लोग को ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। इसीलिए क्या हो गया, रेट अभी 100+ हो चुका है, 100 के पार चल दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम लोग को इस तरह से तो ये हो गया हमारा लागत जन्य, ये इसमें क्या होगी, हमारी लागत ही बढ़ गई। ठीक है, कॉस्ट ही बढ़ गया। अब दूसरा एक टाइप का होता है मुद्रास्फीति, ये लागत जन्य हो गया। एक होता है मांग जनित। ठीक है, मांग बढ़ती जा रही है कि भाई टमाटर जो है, टमाटर एक नॉर्मल रेट में हम लोग मान लेते हैं, जैसे अभी पत्ता गोभी, ठीक है, पत्ता गोभी का रेट अगर आप लोग अभी देखोगे ना, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कैबेज। ठीक है, क्यों बढ़ गया भाई, क्योंकि लोग मोमोज बना रहे हैं उसका, और मोमोज खा भी नहीं लोग, जितना ज़्यादा लोग मोमोज खाएंगे उसका डिमांड बढ़ते जाएगा ना। पत्ता गोभी जो बनाने, मोमोज बनाने वाले लोग ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो किसानों को क्या समझ आ रहा है, सप्लायर को क्या समझ आ रहा है कि पत्ता गोभी का डिमांड बहुत है भाई, तो पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा उगाएंगे, पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा उगाएंगे, तो लगातार हम लोग मांग देखते जा रहे हैं। पहले तो लागत जनित भी आएगा, उसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं मांग को हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और दो दो कंडीशन हो सकते हैं यहाँ पर, मांग पूरा हो जाए तो भी, और मांग पूरा ना हो, अपूर्ण रहे, तो भी वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, मुद्रास्फीति देखते हैं। ये कौन सी रहेगी, मांग जनित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मुद्रास्फीति जन्य। ठीक है, अपस्फीति। ठीक है, अपस्फीति क्या होता है, हमारा अगर इन्फ्लेशन में क्या होता है, वस्तुओं का रेट बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्लेशन में क्या होता है, वस्तुओं का रेट कम होता है। एक रिफ्लेशन भी आता है, ठीक है, रिफ्लेशन भी आता है और डिसइन्फ्लेशन भी आता है, देखेंगे उसको भी। ठीक है, अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग रिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारे पास, लगभग सारी चीज़ों को हम कवर कर चुके हैं। हेडलाइन, ठीक है, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, नकद आरक्षित अनुपात, इसमें एक्सप्लेन करने वाला लगभग सारा चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, सारा चीज़ एक्सप्लेन हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इन्फ्लेशन का एक और वीडियो होगा, इन्फ्लेशन 2, उसमें देखेंगे हम लोग जो यहाँ पर कुछ कुछ और कॉन्सेप्ट है, ये तो स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट है, कुछ और भी कॉन्सेप्ट देखेंगे और वहाँ से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब की चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।